पूरे बिजनेस में छलांग लगा देता था और खुद को दुनिया के शिखर पर समझने लगता था, लेकिन साल भर बाद ही मैं खाई में पहुंच जाता था। उतार चढ़ाव का यह सिलसिला लगभग 10 साल तक चलता रहा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि शायद समस्या मेरा चुना हुआ व्यवसाय नहीं है, मेरे चुने हुए पार्टनर नहीं है, मेरे कर्मचारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति या अच्छी स्थिति में छुट्टी मनाने या आराम करने का मेरा निर्णय नहीं है। मैं आखिरकार पहचान गया कि शायद मैं अवचेतन रूप से अपने डैडी की उतार चढ़ाव भरी आमदनी के पैटर्न को दोहरा रहा था। मैं बस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकता हूं कि मैंने वह सीख लिया जो आप इस पुस्तक में सीख रहे हैं। मैं खुद को रिकंडीशनिंग करके इस उतार चढ़ाव भरे मॉडल से बाहर निकला और मैंने लगातार बढ़ने वाली आमदनी हासिल की। आज जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी मेरे मन में व्यवसाय बदलने की सनक उठती है, लेकिन अब मेरे मस्तिष्क में एक और फाइल है जो इस भावना को देखकर कहती है, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद, अब हम दोबारा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक अन्य उदाहरण ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में मेरे सेमिनार का है। हमेशा की तरह लोग ऑटोग्राफ लेने, हेलो कहने या धन्यवाद देने के लिए एक एक करके मंच पर आ रहे थे। मैं एक बूढ़े आदमी को कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि वह सुबकता हुआ आया। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था और आस्तीन से अपने आंसू पोंछ रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या गड़बड़ हो गई। उसने कहा, मेरी उम्र 63 साल है और मैं काफी लंबे समय से पुस्तकें पढ़ रहा हूं और सेमिनारों में जा रहा हूं। मैंने हर वक्ता की बात सुनी है और उनकी सिखाई हर चीज आजमा कर देखी है। मैं शेयर बाजार, रियल एस्टेट समेत हर क्षेत्र को आजमा कर देख चुका हूँ। मैं दर्जनों बिजनेस कर चुका हूँ। मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जाकर MBA कर चुका हूँ। मेरे पास आम लोगों से 10 गुना ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं आज तक कभी आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाया। मेरी शुरुआत हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन अंत में मैं खाली ही रह जाता हूँ। इतने वर्षों में मुझे इसका कारण कभी पता नहीं चल पाया। मैं सोचता था कि शायद मैं मूर्ख हूँ, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आपकी बातें सुनने और आपके बताए काम के बाद मुझे आखिरकार सच्चाई पता चल गई है। मुझ में कोई गड़बड़ नहीं है। मेरे दिमाग में तो मेरे डैडी का धन का ब्लूप्रिंट था और वही मेरे विनाश का कारण बना। मेरे डैडी ने मंदी के युग का सामना किया था। हर दिन वे काम खोजने या सामान बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन शाम को खाली हाथ घर लौटते थे। काश मुझे 40 साल पहले मॉडलिंग यानी अनुसरण और धन संबंधित कंडीशनिंग के बारे में पता चल जाता। मेरा इतना सारा वक्त, ज्ञान और सीखना तो बर्बाद नहीं होता। इसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने जवाब दिया, ज्ञान पाने में आपने जो समय लगाया है वह बर्बाद कहाँ हुआ है। यह ज्ञान तो आपके मस्तिष्क में सोया हुआ है। यह तो मस्तिष्क बैंक में इंतजार कर रहा है, अवसर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। अब जबकि आपने सफलता का ब्लूप्रिंट बना लिया है तो आपकी सीखी हर चीज काम आ सकती है और आप बड़ी तेजी से सफलता के आकाश में पहुंच सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब सच्चाई सुनते हैं तो जान जाते हैं। वह आदमी दोबारा बेहतर महसूस करने लगा और गहरी सांसें लेने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान खिल गई। उसने मुझे जोर से गले लगाकर कहा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आखिरी बार जब मुझे उस आदमी की चिट्ठी मिली थी तो उसके जीवन में हर चीज बहुत अच्छी चल रही थी। पिछले 18 महीनों में वह इतनी सारी दौलत कमा चुका था जितनी उसने पिछले 18 सालों में भी नहीं जोड़ी थी। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। हो सकता है आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और योग्यता हो, लेकिन अगर आपका ब्लूप्रिंट सफलता के लिए निर्धारित नहीं है तो आप वित्तीय दृष्टि से असफल ही रहेंगे। अक्सर हमारे सेमिनारों में ऐसे प्रतिभागी आते हैं जिनके माता पिता द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले चुके हैं या मंदी के दौर में रह चुके हैं। उन लोगों को प्राय झटका लगता है जब उन्हें यह एहसास होता है कि उनके माता पिता के अनुभवों ने उनके धन संबंधी विश्वासों और आदतों को कितना ज्यादा प्रभावित किया है। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं क्योंकि पैसा कभी भी डूब सकता है, इसलिए जब तक इसका आनंद लेने का मौका है तब तक ले लो। बाकी लोग इसके उल्टे रास्ते पर जाते हैं। वे अपने पैसे को दांतों से पकड़कर रखते हैं और मुश्किल समय के लिए बचाते हैं। बुद्धिमानी की सलाह। मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है, लेकिन यह जान लें कि इससे बड़ी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। हम अपने एक अन्य कोर्स में इरादे की शक्ति का सिद्धांत भी सिखाते हैं। अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? मुश्किल समय। इसलिए ऐसा करना छोड़ दें। मुश्किल समय के लिए पैसा बचाने के बजाय खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें, या उस समय के लिए जोड़ें
जब आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता जीत लेंगे। फिर इरादे के नियम के परिणाम स्वरूप आपको ठीक वही चीज मिलेगी। पहले हमने कहा था कि धन के क्षेत्र में हम में से ज्यादातर लोग अपने एक या दोनों अभिभावकों के समान होते हैं, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हम में से कुछ लोग अपने एक या दोनों अभिभावकों के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या क्रोध और विद्रोह जैसे शब्दों की घंटी बजती है? संक्षेप में, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनसे कितने नाराज हैं। दुर्भाग्य से बचपन में हम अपने माता पिता से यह नहीं कह सकते, मम्मी डैडी आप लोग बैठ जाएं, मैं आपके साथ एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग जिस तरह से अपने पैसे या जिंदगी का प्रबंधन करते हैं वह मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बड़ा होने के बाद मैं अलग तरीके से काम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, शुभ रात्रि। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके बजाय जब हमारे बटन दब जाते हैं तो हम आमतौर पर बौखला जाते हैं और इस तरह की बात सोचने लगते हैं, मैं आपसे नफरत करता हूं, मैं कभी आप जैसा नहीं बनूंगा, बड़ा होकर मैं अमीर बनूंगा, फिर मैं अपनी हर मनचाही चीज पालूंगा, चाहे वह आपको पसंद हो या न हो। इसके बाद हम अपने बेडरूम की तरफ भागते हैं, धड़ाम से दरवाजा बंद करते हैं और भड़ास निकालने के लिए अपने तकिए या किसी अन्य चीज पर मुक्के मारने लगते हैं। गरीब परिवारों में पले कई लोग गरीबी को लेकर नाराज और विद्रोही हो जाते हैं। अक्सर वे या तो घर से निकलने के बाद अमीर बन जाते हैं या कम से कम उनमें ऐसा करने की प्रेरणा तो होती ही है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आती है जो दरअसल बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। ये लोग चाहे जितने अमीर बन जाएं या सफल बनने के लिए कितनी ही मेहनत कर लें, आमतौर पर वे सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी अमीरी या पैसे कमाने की प्रेरणा की जड़ में गुस्सा और चिढ़ है। परिणाम स्वरूप उनके दिमाग में पैसे और गुस्से के बीच कड़ी जुड़ जाती है। ऐसे लोग जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता है। आखिरकार उच्चतर स्वरूप कहता है, मैं अब गुस्से और तनाव से थक चुका हूं, मैं शांति और खुशी चाहता हूं। इस पर वे गुस्से और पैसे की कड़ी जोड़ने वाले मस्तिष्क से पूछते हैं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। उनका मस्तिष्क तत्काल जवाब देता है, अगर तुम्हें गुस्सा छोड़ना है तो अपने पैसे से भी छुटकारा पाना होगा। तो वे ऐसा ही करते हैं। वे अवचेतन रूप से अपने पैसे से छुटकारा पा लेते हैं। वे फिजूल खर्ची कर बैठते हैं या निवेश का गलत निर्णय ले लेते हैं या वित्तीय रूप से तबाह कर देने वाला तलाक ले लेते हैं या अपनी सफलता को किसी दूसरे तरीके से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कम से कम अब वे सुखी तो हैं। सही गलत स्थितियां और बिगड़ जाती है, क्योंकि अब वे सिर्फ गुस्सा नहीं है, अब वे गुस्सा और दिवालिया दोनों हैं। उन्होंने गलत चीज से छुटकारा पा लिया है। गुस्से के बजाय उन्होंने पैसे से छुटकारा पा लिया, जड़ के बजाय फल से छुटकारा पा लिया। बहरहाल अपने माता पिता के प्रति उनकी नाराजगी ही असली मुद्दा है और हमेशा था। जब तक उस गुस्से का समाधान नहीं निकलेगा तब तक वे कभी सचमुच खुश या शांत नहीं रह सकते, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो या न हो। पैसा कमाने या सफलता पाने का आपका कारण या प्रेरणा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पैसे या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की जरूरत, तो पैसा आपको कभी खुश नहीं बना सकता, क्योंकि आप इनमें से किसी भी मुद्दे को पैसे से नहीं सुलझा सकते हैं। मिसाल के तौर पर डर को ही लीजिए। अपने सेमिनारों में मैं लोगों से पूछता हूं, आप में से कितने लोग मानते हैं कि डर आपके लिए सफलता की मूल प्रेरणा है? ज्यादातर लोग अपने हाथ नहीं उठाते हैं। बहरहाल इसके बाद मैं पूछता हूं, आप में से कितने लोग मानते हैं कि सुरक्षा आपके लिए सफलता की मुख्य प्रेरणा है? लगभग हर व्यक्ति का हाथ ऊपर उठ जाता है। लेकिन एक बात समझ लें, सुरक्षा और डर एक ही चीज से प्रेरित होते हैं। सुरक्षा की चाह असुरक्षा से उत्पन्न होती है, जिसका आधार डर है। तो क्या ज्यादा पैसे से डर चला जाएगा? काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पैसा समस्या की जड़ नहीं है। समस्या की जड़ तो डर है। इससे भी बुरी बात है कि डर सिर्फ समस्या नहीं है, यह तो एक आदत है। इसलिए ज्यादा पैसे कमा लेने के बाद हमारे डर का सिर्फ प्रकार बदलता है। कड़की के दौर में हमें सबसे ज्यादा डर यह लगता था कि हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे या हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा। सफल होने के बाद हमारा डर आमतौर पर बदलकर यह हो जाता है, अगर मेरी कमाई सारी दौलत चली गई तो क्या होगा, या हर व्यक्ति की निगाह मेरी दौलत पर है, या मुझे ढेर सारा टैक्स देना पड़ेगा। संक्षेप में,
जब तक हम मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं और डर को खत्म नहीं करते हैं, तब तक चाहे कितना भी पैसा आ जाए कोई फायदा नहीं होगा। जाहिर है, अगर हमारे सामने विकल्प मौजूद हो तो हम में से ज्यादातर लोग दौलतमंद बनने के बाद उसे गंवाने का विकल्प चुनेंगे, बजाय इसके कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा न हो। लेकिन दोनों ही तरीके ज्यादा समझदारी भरे नहीं हैं। कई लोगों को वित्तीय सफलता पाने की प्रेरणा खुद को पर्याप्त अच्छा साबित करने की चाह से मिलती है। इस पुस्तक के खंड 2 में हम इस चुनौती पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना समझ लें कि ढेर सारी दौलत भी आपको पर्याप्त अच्छा साबित नहीं कर सकती। पैसा आपको वह नहीं बना सकता जो आप पहले से नहीं हैं। एक बार फिर डर की तरह ही हमेशा खुद को साबित करने का मुद्दा आपकी स्वाभाविक जीवन शैली बन जाता है। आपको यह एहसास ही नहीं होता कि यह आपको भगाई जा रहा है। आप खुद को बहुत सफल, मेहनती, संकल्पवान मानते हैं और ये सारे गुण अच्छे हैं। इकलौता सवाल है क्यों? वह मूल इंजन क्या है जो इन सबको चला रहा है? जो लोग खुद को पर्याप्त अच्छा साबित करने की प्रेरणा से संचालित होते हैं, उन्हें ढेर सारा पैसा भी अंदरूनी दर्द से राहत नहीं दे सकता। वे हमेशा यह सोचते रहेंगे कि वे और उनके जीवन की हर चीज पर्याप्त अच्छी नहीं है। पैसे या किसी भी चीज की कितनी ही मात्रा ऐसे लोगों के लिए कभी पर्याप्त नहीं होगी जो महसूस करते हैं कि वे खुद पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। एक बार फिर यह सब आप ही पर निर्भर है। याद रखें, आपका बाहरी संसार आपके अंदरूनी संसार का प्रतिबिंब है। अगर आपको यकीन है कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो आप इस विश्वास को सही साबित करते हुए उस वास्तविकता को उत्पन्न करेंगे जिसमें आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। दूसरी ओर, अगर आप यकीन करते हैं कि आपके पास पर्याप्त है, तो आप इस विश्वास को सही साबित करते हुए प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे, क्योंकि आपकी जड़ प्रचुरता है और यह आपकी स्वाभाविक जीवन शैली बन जाएगी। गुस्से, डर और खुद को साबित करने जैसी चीजों को पैसे की प्रेरणा न बनाएं। इसके बजाय आप उद्देश्य, योगदान और खुशी की नई प्रेरणा बना सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको सुखी होने के लिए कभी भी पैसे से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं होगी। विद्रोही या अपने माता पिता का विरोधी होना हमेशा समस्या नहीं होती है। इसके विपरीत, अगर आप विद्रोही हैं और पैसे के क्षेत्र में आपके माता पिता की आदतें खराब थी, तो शायद यह अच्छा है कि आप उनकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। दूसरी तरफ, अगर आपके माता पिता सफल थे लेकिन आप उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो आप गंभीर आर्थिक कठिनाइयों में फंस सकते हैं। दोनों ही तरह से यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पैसे के क्षेत्र में आप अपने माता पिता के कितने अनुरूप हैं। परिवर्तन के कदम, मॉडलिंग, जागरूकता। धन दौलत के मामले में अपने माता पिता की आदतों के बारे में विचार करें। लिख लें कि आप किस तरह उनमें से किसके अनुरूप या विपरीत हो सकते हैं। समझ, अपने वित्तीय जीवन पर इससे पड़ने वाले प्रभाव को लिख लें। अलगाव, क्या आप देख सकते हैं कि यह जीवन शैली आपने सिर्फ सीखी है और यह आपका सच्चा स्वरूप नहीं है? क्या आप देख सकते हैं कि आपके पास इसी पल बदल जाने का विकल्प मौजूद है? घोषणा, दिल पर हाथ रखकर कहें, पैसे के क्षेत्र में मैं उनका अनुसरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता चुन सकता हूं। अपने सिर को छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तीसरा प्रभाव, विशिष्ट घटनाएं। हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे? ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी धारणाओं या भ्रमों को आकार देते हैं जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक महिला ऑपरेशन थिएटर में नर्स थी। वह मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने आई। जोशी नामक इस महिला की आमदनी तो अच्छी थी, लेकिन उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। जब हमने थोड़ी छानबीन की तो उसने बताया कि 11 साल की उम्र में वह अपने माता पिता और बहन के साथ एक चाइनीज रेस्तरां में गई थी। उसके मम्मी डैडी पैसों को लेकर बहस कर रहे थे। उसके डैडी खड़े होकर चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्का मार रहे थे। उसे याद है कि उसके डैडी का चेहरा लाल हुआ, फिर नीला पड़ा और हार्ट अटैक के कारण वे फर्श पर गिर गए। वह स्कूल की स्विमिंग टीम में थी और उसके पास आपातकालीन चिकित्सा का प्रशिक्षण था। उसने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने उनकी बाहों में दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से जोशी के दिमाग ने पैसे को दर्द के साथ जोड़ दिया। कोई हैरानी नहीं कि अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए
वह व्यसक जीवन में अवचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती है। यह भी दिलचस्प है कि वह नर्स बनी। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब भी अपने डैडी को बचाने की कोशिश कर रही है? कोर्स में हमने धन के पुराने ब्लूप्रिंट को पहचानने और बदलने में जोशी की मदद की। आज वह वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की राह पर है। अब वह नर्स नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे वह काम पसंद नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि वह गलत कारण से नर्स बन गई थी। अब वह फाइनेंशियल प्लानर बनकर लोगों की मदद कर रही है। अब वह उन्हें परामर्श देकर यह समझा रही है कि उनके अतीत की प्रोग्रामिंग उनके वित्तीय जीवन के हर पहलू को किस तरह प्रभावित करती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जो मेरे परिवार का है। जब मेरी पत्नी 8 साल की थी तो सड़क पर आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही वह भागकर अपनी मम्मी के पास जाती थी और चवन्नी मांगती थी। उसकी मां जवाब देती थी, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, जाकर अपने डैडी से मांगो, सारे पैसे डैडी के पास ही रहते हैं। मेरी पत्नी फिर अपने डैडी से पैसे मांगती थी। वे उसे एक चवन्नी दे देते थे। वह अपना आइसक्रीम कोन खरीद लाती थी और खुश हो जाती थी। हर हफ्ते यही घटना होती थी। तो इससे मेरी पत्नी ने पैसे के बारे में क्या सीखा? पहली बात यह है कि सारा पैसा मर्दों के पास रहता है। इसलिए जब हमारी शादी हो गई तो आपको क्या लगता है उसने मुझसे क्या मांगा होगा? सही सोचा, पैसा। और मैं आपको बता दूं कि अब वह चवन्नी नहीं मांगती। न जाने कैसे उसकी मांग बढ़ गई थी। उसने दूसरी बात यह सीखी कि औरतों के पास पैसे नहीं रहते हैं। अगर उसकी मां के पास पैसे नहीं रहते थे तो जाहिर है उसके पास भी पैसे नहीं रहने चाहिए। इस विचार को सही साबित करने के लिए वह अवचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती थी। वह इसके बारे में बिल्कुल नियम से चलती थी। अगर आप उसे $100 देते थे तो वह $100 खर्च करती थी। अगर 200 देते थे तो वह $200 खर्च कर देती थी। अगर आप उसे $500 देते थे तो वह $500 खर्च कर देती थी। और अगर आप उसे $1000 देते थे तो वह $1000 खर्च कर देती थी। फिर उसने मेरे एक कोर्स में भाग लेकर लीवरेज की कला सीखी। मैंने उसे $2000 दिए। उसने $10,000 खर्च कर दिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, देखो प्रिय, लीवरेज का मतलब है कि हमें $10,000 कमाने हैं, खर्च नहीं करने हैं। न जाने क्यों यह उसकी समझ में नहीं आया। हमारे बीच सिर्फ पैसे को लेकर ही लड़ाई होती थी। इसकी वजह से हमारी शादी टूटते टूटते बची। हम उस वक्त यह नहीं जानते थे कि पैसे के बारे में हमारे नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। मेरी पत्नी के लिए पैसे का मतलब था तात्कालिक खुशी। दूसरी तरफ मैं विश्वास के साथ बड़ा हुआ था कि पैसे का मतलब संग्रह करना है ताकि आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सके। जहां तक मेरा सवाल था, पैसा खर्च करते समय मेरी पत्नी सिर्फ पैसे ही खर्च नहीं कर रही थी, वह तो मनमाफिक जीने की हमारी भावी आर्थिक स्वतंत्रता खर्च कर रही थी। और जहां तक उसका सवाल था, उसे खर्च करने से रोकते समय मैं उसकी जिंदगी की खुशी छीन रहा था। ईश्वर का शुक्र है कि हमने अपने धन के ब्लूप्रिंट को बदलने का तरीका सीख लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने विशेष रूप से अपने खुशहाल रिश्ते के लिए धन का तीसरा ब्लूप्रिंट बनाया। क्या यह सब कारगर है? मैं इसे इस तरह से कहूंगा, मैंने अपने जीवन में 3 चमत्कार देखे हैं। पहला, मेरी बेटी का जन्म। दूसरा, मेरे बेटे का जन्म। तीसरा, मेरी पत्नी और मैं अब पैसे के बारे में नहीं लड़ते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि संबंधों के टूटने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। धन संबंधी झगड़ों के पीछे सबसे बड़ा कारण पैसा नहीं, बल्कि लोगों के अलग अलग ब्लूप्रिंट होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना ज्यादा या कम पैसा है। अगर आपका ब्लूप्रिंट सामने वाले व्यक्ति के ब्लूप्रिंट से मेल नहीं खाता है तो आप मुश्किल में हैं। यह विवाहित लोगों के लिए भी सही है, डेटिंग पर जाने वाले जोड़ों के लिए भी, पारिवारिक रिश्तों और यहां तक कि बिजनेस के सहयोगियों में भी। समझने की बात यह है कि दिक्कत पैसे की नहीं है, दिक्कत तो ब्लूप्रिंट की है। आप जब अपने पार्टनर के धन के ब्लूप्रिंट को पहचान लेते हैं तो आप ऐसा तरीका खोज सकते हैं जो आप दोनों के लिए काम करता हो। आप इस बारे में जागरूक रहकर शुरुआत कर सकते हैं कि शायद आपके पार्टनर की दौलत की फाइलें आप जैसी न हो। इस बारे में बुरा मानने के बजाय समझने की कोशिश करें। यह पता लगाने की पूरी कोशिश करें कि पैसे के क्षेत्र में आपके पार्टनर के लिए क्या महत्वपूर्ण है। उसकी प्रेरणा और डर को जानें। इस तरह आप फलों के बजाय जड़ों को देखेंगे और आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी, वरना कोई रास्ता नहीं है। आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें सीखेंगे उनमें से एक यह है
कि अपने पार्टनर के धन के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानें और आप दोनों अपने लिए बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं जो आप दोनों की मनचाही चीज तक पहुंचने में आपकी मदद करे। अगर आप यह कर लेते हैं तो यह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादातर लोगों को दुख के एक बहुत बड़े कारण से छुटकारा मिल जाता है। परिवर्तन के कदम, विशिष्ट घटनाएं। आप अपने पार्टनर के साथ यह अभ्यास कर सकते हैं। आप साथ बैठकर धन संबंधी अपने अपने विचारों पर चर्चा करें। आपने बचपन में क्या सुना था, आपने परिवार में बड़ों को क्या करते देखा था और आपके साथ कौन सी भावनात्मक घटनाएं हुई थी। इसके साथ ही यह भी पता लगाएं कि आपके पार्टनर के लिए पैसे का दरअसल मतलब क्या है। क्या यह खुशी है, स्वतंत्रता है, सुरक्षा है या प्रतिष्ठा है। इससे आपको एक दूसरे के दौलत के वर्तमान ब्लूप्रिंट को पहचानने में मदद मिलेगी और आप इस क्षेत्र में आपसी सहमति का कारण भी पता कर सकते हैं। इसके बाद यह चर्चा करें कि आज आप अलग अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं बल्कि पार्टनर के रूप में क्या चाहते हैं। पैसे और सफलता के बारे में अपने नजरियों और आम लक्ष्यों पर मिलकर फैसला करें। फिर उन नजरियों और कार्यों की सूची बनाएं जिनके अनुरूप आप जीने के लिए राजी होते हैं। उन्हें लिख लें, उन्हें दीवार पर चिपका लें और अगर कभी कोई बहस हो तो नरमी से